नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में आरक्षण की राजनीति पर। ये क्यों इतना गरमाया हुआ मुद्दा रहता है हमेशा, और इसके अलग-अलग पहलू क्या हैं? जी। हमारी ये जो चर्चा है, ये भारत में आरक्षण की राजनीति, विवाद और आयाम नाम के स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल। हमारा मकसद है कि इसके इतिहास, इसकी संवैधानिक बुनियाद, राजनीतिक असर और हाँ, इससे जुड़े विवादों को थोड़ा गहराई से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक जटिल लेकिन मानना पड़ेगा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को एक शक्ल दी है। बिल्कुल। और अगर हम इसकी जड़ों को देखें तो आजादी से पहले भी अंग्रेजों के समय में भी कुछ हद तक आरक्षण था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के रूप में। अच्छा। फिर 1932 का पूना पैक्ट एक अहम मोड़ था, गांधी जी और अंबेडकर के बीच। हाँ, बिल्कुल। जिसने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की बजाय आरक्षित सीटों का प्रावधान किया। सही। और फिर आजादी के बाद 1950 में जब संविधान बना तो उसमें अनुसूचित जातियों मतलब एससीज और अनुसूचित जनजातियों एसटीज के उत्थान के लिए प्रावधान किए गए। शिक्षा में, नौकरियों में और विधायिका में भी। जी हाँ। और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि इसे शुरू में बस 10 साल के लिए सोचा गया था। हाँ, ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जो चीज 10 साल के लिए थी वो आज तक चली आ रही है और शायद आगे भी चलेगी। इसका संवैधानिक आधार क्या है, मतलब किन अनुच्छेदों में ये है? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 15 और 16 ये राज्यों को अधिकार देते हैं कि वो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए खास इंतजाम कर सकें। अच्छा। और फिर अनुच्छेद 330 से 334 वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एससीज और एसटीज के लिए सीटें आरक्षित करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1992 में, वो मशहूर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला। हाँ, मंडल केस के बाद जो आया था। जी। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कुल मिलाकर जो आरक्षण है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सीमा तय कर दी गई। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, वहां तो आरक्षण 69% तक है। वो कैसे इस सीमा को पार कर पाए? हाँ, ये अच्छा सवाल है। तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों ने अपने अलग कानून बनाए और उन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में डलवा दिया। अच्छा, 9वीं अनुसूची में। जी। उससे उन्हें कुछ हद तक न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा मिल जाती है। हालांकि ये हमेशा बहस का मुद्दा रहता है। तो एससी एसटी आरक्षण तो ऐतिहासिक अन्याय की वजह से था। फिर आया ओबीसी आरक्षण, है ना? बिल्कुल। मंडल आयोग की सिफारिशों पर 1980 में आयोग बना और 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसे लागू किया। केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षा में 27% कोटा। कहा जाता है कि इसने तो भारतीय राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। ऐसा क्यों? हाँ, इसने न सिर्फ सरकारी नौकरियों और शिक्षा के समीकरण बदले, बल्कि इसने ओबीसी पहचान को एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बना दिया। इससे पूरी राजनीति बदल गई, नई पार्टियां बनी और पिछड़े वर्गों की दावेदारी राजनीति में बहुत बढ़ गई। और फिर 2019 में एक और बड़ा बदलाव आया, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। जी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामान्य वर्ग में। हाँ, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% कोटा। और अभी हाल ही में 2023 में महिला आरक्षण विधेयक भी पास हुआ है। जी, हालांकि वो अभी लागू होना बाकी है, अगले परिसीमन के बाद लागू होगा। हाँ, लेकिन ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण, ये एक तरह से आरक्षण के आधार को ही बदलने जैसा था, है ना? जाति से हटकर आर्थिक स्थिति पर। बिल्कुल। 103वां संविधान संशोधन था ये। इसने आरक्षण की बहस में एक नया आयाम जोड़ा। अब आधार सिर्फ ऐतिहासिक पिछड़ापन यानी जाति नहीं रहा, बल्कि मौजूदा आर्थिक स्थिति भी एक आधार बन गया। और इस पर काफी बहस भी हुई। जाहिर है, क्योंकि ये आरक्षण के मूल तर्क से थोड़ा हटकर था। और यहीं से राजनीति और भी ज्यादा गर्मा जाती है, मुझे लगता है। हाँ, बिल्कुल। राजनीतिक दल अक्सर वोट बैंक को ध्यान में रखकर आरक्षण का वादा करते हैं या फिर मौजूदा कोटे को बढ़ाने की बात करते हैं। जैसे तमिलनाडु में हम देखते हैं द्रविड़ पार्टियां हमेशा से ज्यादा कोटे के पक्षधर रही हैं। यूपी बिहार में एक मजबूत ओबीसी राजनीति है। सही। और हमने ये भी देखा कि कैसे राजस्थान में गुज्जर समुदाय या गुजरात और हरियाणा में पाटीदार और जाट समुदायों ने आरक्षण के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए। हाँ, वो आंदोलन तो काफी उग्र भी हुए थे। तो पार्टियों की क्या रणनीति रहती है इसमें? देखिए, अगर आप पैटर्न देखें तो कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों ने ज्यादातर मौजूदा ढांचे को ही आगे बढ़ाया है, जबकि भाजपा ने ईडब्ल्यूएस जैसा एक नया प्रवर्ग बनाया। शायद ये बदलते हुए वोटिंग पैटर्न और राजनीतिक जरूरतों को दिखाता है। और क्षेत्रीय दल तो ज्यादातर जाति आधारित गोलबंदी पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहस हमेशा चलती रहती है, मेरिट बनाम सामाजिक न्याय।
योग्यता का क्या होगा? ये सबसे बड़ा विवाद है, योग्य का बनाम सामाजिक न्याय। इसके अलावा और भी मुद्दे हैं, जैसे क्या आरक्षण का आधार हमेशा जाति ही रहना चाहिए या आर्थिक स्थिति को ज्यादा महत्व देना चाहिए। हाँ। इसे अनिश्चित काल तक क्यों बढ़ाया जा रहा है? और कुछ अगड़ी जातियां ये भी कहती हैं कि ये उनके साथ भेदभाव है, जिसे वो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। और एक और मुद्दा उठता है क्रीमी लेयर का। बिल्कुल, कि जो पिछड़े वर्गों में भी जो संपन्न तबका है वही बार बार फायदा उठा रहा है और जो वाकई जरूरतमंद है वो शायद पीछे छूट रहे हैं। तो इन सब विवादों और राजनीतिक दांवपेच के बीच आज की स्थिति क्या है? जमीन पर क्या दिख रहा है? आज देखिए, कई राज्यों में आरक्षण 50% की सीमा को पार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक मान लिया है। अच्छा। और अब एक नई मांग जोर पकड़ रही है, जातिगत जनगणना की। हाँ, ताकि पता चले कि किस जाति की कितनी आबादी है और उसके हिसाब से कोटा तय हो। जी, ताकि आंकड़ों के आधार पर शायद कोटे को फिर से परिभाषित किया जा सके। तो आगे क्या हो सकता है? भविष्य कैसा दिख रहा है इस मुद्दे का? देखिए, अगर जातिगत जनगणना होती है तो उसके नतीजों के आधार पर कोटे में बदलाव संभव है। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आर्थिक आधार पर और ज्यादा जोर दिया जाए। हालांकि जाति तो एक केंद्रीय मुद्दा बनी ही रहेगी, ऐसा लगता है। और महिला आरक्षण? हाँ, महिला आरक्षण जब लागू होगा तो उससे राजनीतिक परिदृश्य में यकीनन बड़ा बदलाव आएगा और अदालतें भी ये 50% सीमा जैसे नियमों की समीक्षा करती रह सकती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये आरक्षण की राजनीति एक तरह का विरोधाभास है। ये सामाजिक बराबरी लाने का एक जरूरी साधन भी है और वोट हासिल करने का एक राजनीतिक हथियार भी। इसने लाखों लोगों को आगे बढ़ने में मदद की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सच है। लेकिन इसका लगातार चलते रहना, इसका विस्तार होना और जिस तरह से इसका राजनीतिक इस्तेमाल होता है वो इसे भारतीय लोकतंत्र के सबसे संवेदनशील और शायद सबसे ज्यादा विभाजनकारी मुद्दों में से एक बना देता है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना है तो दूसरी तरफ इस पर ये आरोप भी लगते हैं कि ये जातिगत पहचानों को और मजबूत करता है और वोट बैंक की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि क्या आरक्षण की ज़रूरत हमेशा रहेगी या समाज में कभी बराबरी का वो स्तर आ सकेगा जब इसकी ज़रूरत ही ना पड़े? और ये भी कि क्या आरक्षण के इर्द गिर्द जो ये लगातार राजनीति होती है वो कहीं समाज को पहचान के आधार पर और ज्यादा बांटता नहीं रही है?